चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता का ये तीसरा दिन है आज, और ये लास्ट है आज, ठीक है। हमने कल आपको क्या क्या बता दिया था, सामाजिक आर्थिक बता दिया था आपको, और राजनीतिक, ठीक है। इतिहास को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है धार्मिक पक्ष। अब हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म का क्या प्रभाव था, यानी धर्म से इस सभ्यता को हम लोग जोड़ते हैं तो धर्म का क्या प्रभाव हमारे समाज में हड़प्पा सभ्यता से पड़ा, यानी जो उस सभ्यता में धर्म था क्या आज उसका हम लोग पालन करते हैं। आखिर हम सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी प्राचीन सभ्यता मानते हैं, तो क्या वहाँ जो धर्म की उत्पत्ति हुई थी क्या उसका प्रचलन आज हमारे समाज में है कि नहीं है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आज हम लोग देखते हैं धर्म, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी पुरातत्व की खुदाई से साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या धर्म था, ठीक है। तो जैसा कि आज कौन सा दिन है? शनिवार। आज किस वृक्ष की पूजा होती है? पीपल की। आप लोगों को मालूम है ना, तो ये पीपल की पूजा कब से चली आ रही है? बस अब आप आ जाइए। देखिए, आज हम धर्म शुरू भी करने वाले थे और आप लोगों ने आंसर भी दे दिया कि पीपल यानी वृक्ष, जो पीपल की पूजा हिंदू धर्म में सदियों से चला आ रहा है, ये पीपल की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। हम लोगों ने सोचा तो नहीं, जो लोग पूजा करते होंगे वो भी नहीं सोचते होंगे, लेकिन आप लोग चूँकि यहाँ पढ़ रहे हैं, जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले पीपल की पूजा की शुरुआत हुई थी। वहाँ जितने भी मृत भांड मिले हैं, उन मृत भांडों में पीपल की आकृति बनी हुई है, और वहीं से ऐसा माना जाता है कि पीपल की पूजा होती रही होगी, जो आज भी होती है। तो यानी धर्म में हम लोग जो पूजा करते हैं तो यानी वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा में पीपल और भी बर्तन मिले हैं जो भी मिट्टी के, उसमें और भी आकृतियां मिली हैं। नीम का पेड़ मिला है, केला मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि वृक्ष की पूजा होती थी, ठीक है। अनेक मूर्तियां मिली है, ये तो हम आपको बता दिए। तो जो पूजा की पद्धति थी, तो मूर्ति पूजा की शुरुआत व्यवस्थित रूप से, वैसे तो पाषाण काल में मिला तो है, मातृ देवी की कुछ पूरा पाषाण काल में मिला तो है, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से हम देखेंगे कि सबसे पहले मूर्ति पूजा की व्यवस्थित रूप से यहीं से पूजा होने लगा है। आगे जब हम वैदिक सभ्यता देखते हैं तो वहाँ मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे कई मूर्तियाँ, पशु पक्षी की मूर्तियाँ मिली हैं और मानव की भी मूर्तियाँ मिली हैं। सबसे ज़्यादा तो पशु पक्षियों की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन मानव मूर्तियाँ में स्त्रियों की मूर्तियाँ बहुत अधिक मिली है। इसीलिए यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती है। मातृ देवी की यहाँ पर पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक बर्तनों में नाग का और ताबीज में भी नाग की आकृति बनी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर नाग की पूजा होती थी, जो आज भी होती है। तो नाग पूजा, यहाँ दूसरा स्थान है कि यहाँ नाग पूजा भी होता था, ठीक है। क्या है? स्वास्तिक, इसका पूजा होता है ना, तो सबसे पहले यहीं से साक्ष्य मिला है। मिट्टी के बर्तनों में स्वास्तिक चिन्ह बना है। स्वास्तिक की पूजा का संबंध किस देवता से माना जाता है? देवता का संबंध किससे? सूर्य पूजा से, सूर्य से। तो स्वास्तिक की जो पूजा है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्वास्तिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता, यहीं से स्वास्तिक पूजा होती थी। मिट्टी के बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। आज भी
हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्म में स्वास्तिक की पूजा होती है। तीसरा है जल पूजा। जल पूजा एक ऐसा मृदभांड मिला है जिसमें एक मानव जल चढ़ाते हुए उसकी आकृति मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ जल पूजा होता था। और मोहनजोदड़ो में व्रत स्नानागार मिला है। वो व्रत स्नानागार कोई व्यक्तिगत नहीं था। ऐसा माना जाता है कि लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर वहाँ पे जल स्नान करते हैं। आज भी हिंदू धर्म में आप लोग देखते हैं कि नदियों में और कहीं जाते हैं सामूहिक रूप से और पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है। ठीक है, जल पूजा। तो यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चन आता है, इस पर भी आप पूजा कौन सी होती है, जैसे वृक्ष पूजा हो गई, जानवर की पूजा, ये जल पूजा। ठीक है, तो ये पूजा वहाँ पर पद्धति थी, पूजा होने लगी थी वहाँ पे, और जिसका साक्ष्य वहाँ पे मिलता है जो आज भी मनाया जाता है। तो तीसरा यहाँ पर क्या था, जल पूजा, जिसका सीधा साक्ष्य मिलता है कि व्रत स्नानागार। बहुत से ताबीज मिले हैं। ताबीज का संबंध किससे है? जादू टोना भूत प्रेत। ठीक है, आज भी लोग ताबीज पहनते हैं ना, तो ताबीज वहीं से मिला हुआ है। ताबीज वहीं से मिला। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो ताबीज का उपयोग करते थे। इसका सीधा मतलब था कि भूत प्रेतों में उनको भी विश्वास था। अगर ये घुमा के कोई पूछे तो भूत प्रेतों में उन पर भी विश्वास था, तभी तो वो ताबीज का उपयोग करते थे। आगे की अगर हम सभ्यता में देखेंगे तो वैदिक सभ्यता में भी अथर्ववेद में सीधे उल्लेख है कि वहाँ पे जब जादू टोना से भगाने के लिए मंत्र बताए गए थे, तो ये जो जादू टोना के लिए जो ताबीज की बात थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। तो धर्म क्या था? धर्म इनका बहुत विस्तृत था। यहाँ पे जल पूजा होती थी, सूर्य पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी, जानवरों की पूजा होती थी। और एक चीज बता रहे हैं आपको, बलि प्रथा। कालीबंगा में एक आकृति ऐसी मिली हुई है जिसमें एक बकरे को काटते हुए चित्रित किया गया है। ये प्रथा बलि प्रथा के रूप से जानी जाती है, जो कि कई धर्म में आज भी चलती है। तो ये बलि प्रथा सदियों से माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, जो शुरुआत हो गई थी। इसका उल्लेख कालीबंगा में एक आकृति मिली हुई है, बलि प्रथा। तो ये यहीं से माना जाता है। तो हमने जो भी धर्म आपको बताया, इसमें इतने प्रकार की पूजा की पद्धति थी जो आज भी समाज में विद्यमान है। ठीक है, जो आज भी समाज में, तो धर्म क्या हो गया, इनका बहुत विस्तृत हो गया, बहुत व्यापक हो गया, और ये सारा धर्म आगे भी चलता रहा। जो वहाँ शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं हम इतिहास में देखते हैं कि सभ्यता को उसको स्वीकार करते हुए आगे ही बढ़ाता गया। अब धर्म के बाद अब हम लोग देखते हैं इनके लिपि के बारे में, कि इनकी लिपि तो जो मिली हुई है उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो लिपि क्या है? लगभग 500 अक्षर मिले हैं। 500 अक्षर मिले हैं। और जो अक्षर हैं उनके साथ जानवर भी का भी उन्होंने चित्रित किया था। ज़्यादातर जो अक्षर है वो यू आकार का है। यू आकार का अक्षर ज़्यादा है, और इस अक्षर के साथ मछली की आकृति सर्वाधिक आई। सिंधु घाटी की लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन वो लिखते थे पहले राइट टू लेफ्ट, यानी दाहिने से बाएं। ठीक है, जब ज़्यादा लंबी पंक्ति होती थी तो फिर बाएं से दाएं। पहले क्या लिखते थे? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, इस पद्धति को बोलते थे ब्रूस्टो-फैहर्टन पद्धति, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ब्रूस्टो
हैडन मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं गोमुद्रिका लिपि। हिंदी में क्या कहते हैं? गोमुद्रिका लिपि या रूस्टोहैडन पद्धति, मेथड इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपि है वो कहाँ से मिली है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आखिर ये लिपि का मिला कहाँ से है। तो लिपि मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों में लिपि लिखी हुई मिली है। दूसरा मोहर पर, हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है पशुपति, इसमें 7 अक्षर लिखे हुए मिले हैं, ठीक है, मोहर मिली है। ताम्र गुटिका में, तांबे का एक गुटिका होता था, उसमें भी सिंधु लिपि लिखी हुई मिली। चौथा कुल्हाड़ी, इन पर सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिला है। इन चारों पे लिपियां मिली, लिखी हुई लिपियां मिली। तांबे का एक, जैसे हम लोग बूढ़ों का देखते हैं डिजाइन, उसको आप बड़ा कर साइड में, वही एक गुटका कहलाता है। चारों तरफ उसका जो बूढ़ों की का एक गोटी होती है, उसी तरह गुटका एक होता है चारों तरफ से, तो वही वो बड़े आकार का कर दीजिए, तो उसी को कहते हैं ताम्र गुटिका। उसी पे लिपि लिखा हुआ मिला हुआ। मिट्टी के बर्तन, देखिए खुदाई में, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो ज्यादातर कटोरी, तस्तरी, थाली यही मिले हैं। ज्यादातर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कटोरी, तस्तरी, थाली, जिनका उपयोग हम लोग करते हैं ना, तभी तो कर रहे हैं हम लोग। आज दूसरे डिजाइन में करते हैं, लेकिन करते हैं वे से ही है। मिट्टी के बर्तन जो भी मिले हैं उनका कलर, ये भी पूछता है कि किस रंग के मिट्टी के बर्तन, लाल और गुलाबी दोनों, लाल और गुलाबी दोनों रंग के मिले हैं। ज्यादातर लाल मिले हैं, लेकिन गुलाबी रंग के भी मिले हैं। रंग लाल एवं गुलाबी, इस पे काले रंग का चित्रण किया गया है। ज्यादातर बर्तन पे काले रंग का चित्रण मिला है। काले रंग का चित्रण मिला है, ठीक है। इस मिट्टी के बर्तन को एक पद्धति कहलाती है चिकोटी पद्धति। इस पद्धति से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इस पद्धति से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे ज्यादातर, ठीक है। हो गया? चलिए, तो सिंधु घाटी के बारे में हमने बहुत चीज़ जान लिया। सर कुल्हाड़ी किस चीज़ का बना हुआ था? कुल्हाड़ी जो है क्या कहते हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी है, ठीक है। लोहा कभी बिल्कुल सिंधु घाटी में लोहा बिल्कुल नहीं मिला है। लोहा, अब तो हम लोग कुल्हाड़ी लोहे की यूज करते हैं, जब से लोहे का आविष्कार हो गया। जितने भी धातु, अब वो धातु का अधिकतर लोहे का ही उपयोग हुआ आगे चल के, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर धातु और तांबे का ही उपयोग हुआ है। आप लोग जान लीजिए ये चीज़। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस धातु का ज़्यादा प्रयोग करते थे, तांबे का
सिर्फ मोहर पे ये क्वेश्चन आती है कि मोहर ज़्यादा किस चीज़ की बनी थी, घड़ी की, ठीक है। लेकिन तांबे का के ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं वहाँ पे, तांबे की वस्तुएं ज़्यादा मिली हैं वहाँ पर। देखिए कितने दिन तक ये सभ्यता रही होगी, लगभग माना जाता है 900 से 1000 साल तक, 900 से 1000 साल तक इस सभ्यता 900 से 1000 साल के बीच में ये सभ्यता रही होगी। आखिर इस सभ्यता का पतन हुआ और दूसरी सभ्यता का जन्म हुआ। तो इनका पतन कैसे हुआ, इसको जानना जरूरी है कि आखिर इसका पतन, इस पतन पे कई विद्वानों ने अपना मत अलग अलग दिया है। जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो हमको हर विद्वानों की राय में उनका जो लॉजिकल है, उन्होंने अपने अनुसार तर्क दिया है। अभी तक कोई वैज्ञानिक ये नहीं साबित कर पाया है कि उनका पतन कैसे हुआ। फिर भी ज़्यादा संभावना जिस पे व्यक्त की जाती है वो अलग चीज़ है। उसका क्वेश्चन यही आता है कि किस विद्वान ने क्या क्या कहा है, ठीक है। हम ये बताएंगे कि ज़्यादा क्या हो सकता है, ये तो लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि क्यों पतन का इस कारण हुआ। तो सबसे पहले बाढ़, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही माना जाता है। बाढ़ क्यों माना जाता है, कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो नदी के किनारे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आ गई होगी। ज़्यादातर इसके 2 रीजन और हैं। आप ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में जून से अगस्त के बीच में पानी बहुत बरसता है और इस समय बाढ़ की सिचुएशन भी अधिकतर आती है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। कई नदियाँ उफान पे होती हैं और बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है। और जहाँ ये कुछ स्थल ऐसे भी मिले हैं कि जहाँ पानी सूख भी जाता है, ये भी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्थल नदी के किनारे मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि बाढ़ ही इसका सबसे बड़ा तार्किक कारण है। किसने कहा था, मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, मैके ने और एस.एल. राव ने। इन लोगों ने यही तर्क दिया था कि नदी के किनारे स्थल बसे होने के कारण, मार्शल ने कहा था मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान कई 7 परतें मिली हैं बालू की, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बाढ़ की संभावना ज़्यादा है कि बाढ़ के आने के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। दूसरा लॉजिक है, इसके बाद जो सभ्यता आई जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता, तो उसी को मानने लगे कि वो आए और उन्होंने ये लोगों को खत्म कर दिया। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया, इसको पहले बताते हैं किसने कहा है, मार्टिन लीलर ने। उन्होंने कहा है आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, कि आर्य लोग आए थे, उन्होंने इन लोगों पर आक्रमण कर दिया जिससे इन सभ्यता का खत्म हो गया और ये लोग जाके साउथ में बस गए, आके मतलब चले गए, यहाँ से छोड़ के चले गए। इसके लिए लॉजिक दिया गया है, आर्य के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, ठीक है। उनको एक मंत्र में कहा गया है कि उन्होंने सैकड़ों स्तंभ को तोड़ दिया है। और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकरण सभ्यता थी, वहाँ पे अनेक इमारत मिली है, उन इमारतों में अनेकों स्तंभ लगे हुए थे। इसी कारण मार्टिन लीलर ने भी कह दिया कि इंद्र ने ही, यानी वहाँ के जो देवता थे, उन्होंने ये आक्रमण कर दिया और इस सभ्यता पतन हो गया। ये इनका लॉजिक है। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य और दूसरे विधि से नहीं आता, एक ही मंत्र से ये साक्ष्य निकाल लेना कि पतन का कारण ये है, ये सही नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं पता चलता है। आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, कुछ विद्वान कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो गया है।
ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है कि या तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे या बहुत गर्मी जैसे कि इस समय पड़ रही है, ठीक है, बहुत तापमान बढ़ जाए या बहुत ठंडी पड़ने लगे। तो जैसा आज समाज साधन संपन्न है, क्या वैसा था उस समय? आपके पास तो बहुत सी है बचने के लिए, भले उन्होंने मकान बनाए थे लेकिन इतनी खिड़की दरवाजे इस तरीके से सुरक्षित नहीं थे वो बचने के लिए। तो हो सकता है कि जलवायु में कुछ लोगों का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो गया होगा। आज भी आप समाचार सुनिए, अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक ठंडी के लोग में भी लोग मर जाते हैं। मरते कि नहीं मरते? जो गरीब लोग हैं बेचारे वो मर जाते हैं। आता है कि नहीं कि अत्यधिक गर्मी लू लगने के कारण लोग मर गए। तो उस समय भी ऐसा हुआ होगा कि खुले तौर पे वो लोग रहते होंगे आसपास क्षेत्र में, और उनको और कोई नगरीकरण तो उस समय पूरा देश तो था नहीं। जैसे हम लोग अभी रेगिस्तान में रहे कहीं पे, गर्मी पड़े तो हमारे पास क्या विकल्प है, कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक है, तो वैसे ही हो सकता है कि वहाँ भी तापमान का अधिक बढ़ना या तापमान का अधिक घटना हुआ हो जिसका विकल्प उनके पास ना हुआ होगा, हो सकता है इसी के कारण। लेकिन ये तार्किक रीजन है, हो सकता है, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग हो सकता है जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो गए होंगे। तो इसको कहा है आरएल स्टीन। इन्होंने कहा एक भूतात्विक परिवर्तन भूतात्विक परिवर्तन का मतलब होता है कि प्राकृतिक ऐसा कोई परिवर्तन धरातल पे हो गया है जिससे नदियों का मार्ग बदल गया, नदियाँ का मार्ग बदल गया होगा और वहाँ सूखा हो गया होगा। जैसे भारत के पश्चिमी एरिया में आप देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ठीक है, इन आसपास क्षेत्रों में ऊसर क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे नदी सूख जाती है। सरस्वती नदी कभी निकलती थी वो खत्म हो गई है, ठीक है, ये बात सही है, प्रमाणिक है। वैदिक सभ्यता में एक नदी बहुत प्राचीन सभ्यता थी सरस्वती, जो आज दिखाई नहीं देती है। वैसे माना जाता है कि वो संगम में है, लेकिन आप लोग एक चीज़ और डाल दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल सर्वाधिक पाए गए हैं वो सरस्वती नदी के किनारे, यानी आज उसको कहते हैं घग्गर नदी। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए, घग्गर और हाकड़ा, ये स्थान है हाकड़ा, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा नदी, ये जहाँ घग्गर आजकल जहाँ राजस्थान में बहती है, प्राचीन काल में कभी वहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो भूतात्विक परिवर्तन का मतलब नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया होगा और उस परिवर्तन के कारण सूखा पड़ गया होगा। सूखा परिवर्तन होने के कारण सभ्यता में कई लोगों की मृत्यु हो गई होगी, उन्होंने जीवन यापन नहीं कर पाया। तो ये एक कारण है भूतात्विक परिवर्तन। कुछ वैज्ञानिकों ने लॉजिक दे दिया कि कोई बीमारी फैल गई होगी। मोहनजोदड़ो में जो कंकाल तंत्र मिले हैं, इसीलिए तो उसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। उस कंकाल तंत्र का जब जांच किया गया तो वहाँ पाया गया है कि ज़्यादातर मलेरिया की बीमारी। तो उन्होंने सिर्फ मोहनजोदड़ो के स्थान पर एक वैज्ञानिक अमेरिका के हैं, उनका नाम है U.R. कनेडी, उन्होंने कहा है कि मलेरिया एक बीमारी फैल गई थी और उसी कारण सभ्यता का पतन, खासकर मोहनजोदड़ो में इसका पतन हो गया। तो एक महामारी के कारण रूस के एक वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई अदृश्य गाज, आसमान से कोई ऐसा कोई आ गया कि वो गिर गया, कोई ऐसी विस्फोट हो गया कि उससे क्या हुआ कि खत्म हो गया पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना कारण दिया है। अगर इसमें क्वेश्चन यही आता है कि अगर इन कारणों में अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो आप लोग बाढ़ ही इसको कहेंगे। बाकी इसमें मैचिंग करने के लिए बताया जाता कि किसने क्या कहा है, ठीक है। इसको कहा था महामारी को U.R. कनेडी ने, और अदृश्य राज के विभिन्न
एक वैज्ञानिक हैं दिमित्री देव, इनका ये कथन था कि कोई अदृश्य घटना आसमान से हुई होगी इस बार। तो ये सबका अलग अलग थॉट है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ये तो आपका पूरा है, फिर भी हम आपको आज तथ्यात्मक कुछ ऐसी चीज़ें बता दे रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो इम्पोर्टेंट टाइप है, क्योंकि यहाँ तथ्य बहुत मिलता है। हम आपको बता देते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तथ्यात्मक में बता देते हैं। इसको बिठा दें, बिठा दें, बिठा दें। यस सर। इसके बारे में पूछना है। भूतात्मक महामारी UR ग्रेड लिखा है। भूतात्मक परिवर्तन ये किसने कहा था? इन्होंने नहीं सॉरी, इन्होंने नहीं कहा, ये कहा था डेल्स ने। डेल्स और भी छोटे छोटे साक्ष्य जो मिले हैं वो हम आपको एक लाइन वाला बता दें कहाँ से क्या है। ठीक है, पाकिस्तान के नौसारो क्षेत्र से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नौसारो क्षेत्र से। अग्निकुंड, आप लोग सिर्फ कालीबंगा ही मत जानिएगा, ये 3 स्थान हो गया है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। कालीबंगा तो है ही, 2 स्थान और है, लोथल और बनावली। सीप उद्योग, ये सीप उद्योग, ये है बालाथल, पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल में हमने बताया था कि कश्मीर में एक कुत्ते को दफनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक स्थान पे ऐसे ही साक्ष्य मिल गया है, रोपड़ में। कुत्ते के साथ मानव का दफनाना। कुत्ते के साथ मानव का दफनाना, ये मिला है आपका रोपड़ में। हमने बताया है कि जो अंत्येष्टि संस्कार होती थी, हमने बताया था ज़्यादातर सिर्फ उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, 3 प्रकार का हमने बताया था, एक दफनाया जाना, एक आंशिक, एक, लेकिन सबसे ज़्यादा होता था दफनाना। ठीक है, ये पूर्ण समाधिकरण को कहते थे, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण ये सबसे ज़्यादा होता है। वैसे ज्यादातर उत्तर दक्षिण होता है, लेकिन इसके विपरीत भी मिला है। कालीबंगा में सब को दक्षिण से उत्तर दफनाते थे। लोथल में पूरब से पश्चिम, रोपड़ में पश्चिम से पूरब, अंतिम संस्कार करके जो कलश में समाधान था, यानी कलश में रख के क्या कहते हैं शव विसर्जन करते थे, वो प्रक्रिया मिली है आपका कालीबंगा। कलश समाधान जो आज की प्रक्रिया है, ये है कालीबंगा।
दिया तो कल हमने बताई थी आज किसकी किसकी मूर्ति नहीं मिली है। इस पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज फिर समझ लीजिए इस पे कि किसकी मूर्ति नहीं मिली है। किसकी नहीं मिली है? शेर की और ऊँट की मूर्ति नहीं मिली है। गाय की नहीं मिली है, शेर की भी नहीं मिली है और ऊँट की मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, ये चीज़ नहीं मिली है। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। ये जान लीजिए किसकी मूर्ति नहीं मिली है। गाय, शेर और ये 3 की मूर्ति नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, ज़्यादातर जानवरों की ही मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, ज़्यादातर। और मोहर पर एक श्रृंग हम बता चुके हैं, यानी गेंडा की मूर्ति ज़्यादा दी हुई है। ठीक है, हाँ। और मिट्टी के बर्तन पे एक चीज़ और आपको बताना है। मिट्टी के बर्तन में मैथ तो आप लोग लगाते ही होंगे। ठीक है, जो मैथ की शुरुआत भी वही से हो गई थी। त्रिभुज मिला है। ठीक है, वर्ग मिला है। ठीक है, और वृत्त मिला है। तो ये भी मिला है। ज्यामिति, यानी अगर ये घुमा के पूछते हैं क्या ज्यामिति का संबंध था हड़प्पा सभ्यता से? बिल्कुल था। इस तीनों आकृति मिली हुई है मिट्टी के बर्तन पे, यानी मिट्टी के बर्तन पे ज्यामिति के साथ। ये भी साथ मिला। ठीक है, चलिए अब हम खत्म करते हैं टॉपिक। हम सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे पूछा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग सब कुछ? ठीक है, इसको हम एक बार फिर रिव्यू करते हैं, बस 10 मिनट में लास्ट। इसको बिठा दें कि चलिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जब शुरुआत की गई थी तो पहला मन में यही चीज़ आया था कि ये सभ्यता कहाँ से ली गई है। सभ्यता विदेशी है कि भारत की सभ्यता है? कई विद्वानों ने कहा कि विदेशों का उन्होंने अपना लॉजिक दिया। क्यों कहा उन्होंने विदेशों का, क्यों लॉजिक दिया? व्यापार क्या था? बताइए। व्यापार क्या था? मोहन तो भारत का ही लिया। बताइए व्यापार क्या था? क्यों? विदेशी साक्ष्य का उनका क्या रीजन था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी क्या? चबूतरा। जी किसने कहा? बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मेसोपोटामिया में एक चबूतरा बनाया जाता था। वो चबूतरा भारत में यहाँ पे बलूचिस्तान में मिला है, पाकिस्तान में। वो लोग कहते हैं कि वही नकल करके इन लोगों ने बनाया है। लेकिन एक ही चीज़ को देखकर नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी और विदेशों की सभ्यता करते हैं तो पूरा डिफरेंस है। वहाँ की ज़्यादातर कच्चे ईंटों से बने हैं, हमारे यहाँ की सभ्यता पक्की ईंटों की बनी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ जो सभ्यता है वो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है और वहाँ पे जो मकान बनाया है कोई क्रमबद्धता नहीं है। तो ऐसे कई तर्क हैं जिनके आधार पर विदेशी खंडन खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ से ही संस्कृति सभ्यता ली गई है। ऐसे कई स्थल मिलते हैं जिसको, जैसे राजस्थान की एक सोती संस्कृति है, वहाँ पे जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं वो मिट्टी के बर्तन ही सिंधु घाटी सभ्यता में उसी आकार के बनाए जाते थे। और जो खेती की प्रक्रिया मेहरगढ़ से ली गई है नवपाषाण काल में, उसी को आगे चल के यहाँ भी अपनाया गया है। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम लोग मानते हैं कि ये भारत की ही सभ्यता थी। ठीक है, फिर इसका विस्तार तो आप लोग जान ही रहे, 3 देशों में फैला है, बहुत 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ज़्यादातर स्थल पहले पाकिस्तान में शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ज़्यादातर भारत में है। ठीक है, और 1400 लगभग स्थल है, लेकिन कुछ ही स्थल इतने इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में ज़्यादा विकसित रूप में वहाँ सभ्यता मिली है। कुछ इमारतें बहुत बड़ी थी, कुछ इमारत बहुत बड़ी थी। भारत में ऐसी कौन सी इमारत थी जो सबसे बड़ी थी? बताइए, सब लोग अन्नागार का इमारत का मतलब होता है कि कोई चीज निर्मित है, जो इमारत की है मतलब वो निर्माण हो गया। अन्नागार
रही है, अन्नागार से बड़ी चीज़ नहीं मिला है। स्नानागार गोदी बंदरगाह नहीं मिला है पक्का ईंटों का। तो लोथल कहाँ है? भारत में नहीं है। तो हमने तो भारत का ही पूछा है ना। लोथल की क्या माप है? लोथल को कल बताया गया था ना 223 मीटर लंबा, वो तो बहुत बड़ा है, अन्नागार से भी बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? वो जो चीज़ आप लोग कह रहे हैं वो तो मोहनजोदड़ो की बहुत बड़ी इमारत है। हमने तो भारत का पूछा है। समझ में आया वो? यानी अगर आप सारी चीज़ को सोचिए तो जो गोदीवाड़ा है बंदरगाह वो सबसे बड़ा है, वो भी पक्की ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, तो इमारतें हर जगह मिली है, भारत में भी बहुत बड़ी इमारत मिली है, मोहनजोदड़ो में तो मिली ही है। और ये सभ्यता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों, सबसे पश्चिम का स्थान आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे, किस देश में है? पाकिस्तान में, सुक्कागंज। सुक्कागंज ये पाकिस्तान में, और सबसे पूरब में उत्तर प्रदेश भारत में ही है, मालूम है। तो ये इसका विस्तार हुआ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या, और उसका विशेषता हम बता ही चुके हैं। आगे हमने बताया था कि इसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष, और आज हमने आपको धार्मिक पक्ष भी बता दिया, और ब्रह्मांड और उसके पतन की बात भी बता दिया आपको। ठीक है, आज हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको ये बताते हैं कि एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत इजी है, वो तो आप सभी लोग बता देंगे, लेकिन जो थोड़ा सा टफ है वही हम पूछ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पहला दिया है कि सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, बी दिया है ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, सी दिया है किसी धर्म को नहीं मानते थे, डी दिया है दास प्रथा अपनाते थे। तो इसमें से क्या सही है? बताइए, ए सही होगा कि बी होगा कि तांबा? किसने कहा? हाथ लगाइए। 1 2 3 4, और बाकी का उत्तर किसका है? बी। बी बी तो तांबे का सिक्का है। तो आप लोग का उत्तर है, सभी लोग बी से सहमत हैं। ए में कहा गया है कि सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, बी कहा था कि तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे, सी किसी धर्म का प्रयोग नहीं करते थे, और डी कहा था कि दास प्रथा अपनाते थे। आप कहें दास प्रथा? सर ये सुमेरिया के साथ व्यवहार करते हैं। ए कितने लोग कह रहे हैं? सर बहुत कम। तो ए बी का आंसर तो मिल गया, आपने डी कह दिया, तो बाकी लोग सी कह रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन ही गलत है। ए किसने कहा? ए ही सही है। यस सर। देखिए ताम्र सिक्का कहाँ चला था? पहले ही कह रहे थे कि बेसिक पढ़िए, तुरंत गलत मारेंगे। सिक्का नहीं चला था, सिक्का का नहीं चला था, मोहर चला था, सिक्का का नहीं था, इसीलिए एक क्वेश्चन हमने उठाया। ठीक है, दास प्रथा हमने बताया क्या दास प्रथा थे, कैसे पता चला दास प्रथा थी ही नहीं, और कोई धर्म नहीं अभी हम बता रहे हैं कितना पूजा करते थे, तो आप कौन कह रहा है कि धर्म नहीं मानते थे? धर्म तो मानते ही थे, मतलब ये भी गलत हो गया, ये तो अभी बताया। तो अभी कह रहे हैं कि व्यापार तो करते ही थे सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया के साथ, कल ही आपने बताया था जी, याद किया गया आपको। देखिए ये क्वेश्चन आप जान लीजिए, व्यापार वाला, देखिए एक आंतरिक व्यापार होता था, एक विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, विदेशी मतलब वो मेसोपोटामिया में भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो वहाँ पे मिली हुई हैं, और भी जो यहाँ वस्तुएं प्रयोग करते थे जैसे जो कपड़े, वो भी वहाँ मिले हुए हैं उसी प्रकार की। इसीलिए कहा गया था कि कपास निर्यात होता है, इमारती लकड़े निर्यात होते हैं। ठीक है, वहाँ पे होते थे। और जो व्यापार के बारे में 3 स्थान आते हैं, एक आता है मेलुहा, इसकी पहचान सिंधु से की जाती है, सिंधु प्रदेश सभ्यता से। दूसरा आता है
द्रुमन, ये होता है सुमेरिया। तीसरा मगध, ये विदेश से ये 3 स्थल का नाम आता है। ये आधुनिक ओमान। तो मेरुआ यानी मेसोपोटामिया का व्यापार, यहाँ से सिंधु प्रदेश का व्यापार यहाँ सुमेरिया में होता था। यहाँ से ये सारा ये मध्यस्थता करता था। यहाँ मध्य सारे सामान यहीं पे जाते थे, फिर यहाँ से मेसोपोटामिया जाते थे। तो सुमेरिया के साथ तो व्यापार होता ही था। है गाँव से। देखिए कल ही हम बता रहे हैं मोहरों पर नाव का चित्र है, जहाज का चित्र है, ठीक है। वैसे बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी का भी साथ मिला है लोथर से, तो ऐसा भी आप मान सकते हैं कि उससे भी जाया जा सकता है, ठीक है। इसमें पूछा है एक क्वेश्चन और, आप लोग ध्यान से सुनिए कि सिंधु घाटी सभ्यता इसमें कहाँ तक सीमित थी, मतलब कहाँ तक थी। ऑप्शन में दिया है कश्मीर, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। ये ए विकल्प है। लिख दें हम, चलिए इसको लिख दे रहे हैं। कश्मीर, चलिए ये आपने सही कहा। पंजाब, इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इनमें से किस जगह था? अपना आंसर बता दीजिए। पहला ए, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। बताइए एक एक कितने लोग कह रहे हैं? 1 2 3 4 और बी आप 2 इतने लोग कह रहे हैं और सी ज़्यादा कह रहे हैं और डी दो ही 3 लोग कह रहे हैं। में से कोई नहीं। देखिए क्या है, इसमें डी ही सही होगा क्योंकि ये सभी जगह ये थी सिद्धता, तो इसमें एक उत्तर नहीं होगा।
ठीक है, इसका कारण ये है कि क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए सभी जगह थी लगभग, तो इसलिए एक क्वेश्चन ना होकर कि इनमें से कोई नहीं, इसलिए माना जाता है कि कारण है कि कोई एक जगह ये नहीं थी। कश्मीर में भी था, पंजाब में भी था, दिल्ली में भी था, देखिए क्वेश्चन उन्होंने घुमाया है, ठीक है। तो इसलिए भी कहा गया है कि इनमें से या तो एक हो सकता है या तो इनमें से कोई नहीं, एक ही आंसर हो सकता है, ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो ये इसी तरह क्वेश्चन घुमाए गए हैं। ये सभी भी होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सामाजिक वर्ग था, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर मानिएगा। ये सामाजिक है ना। इसमें बताइए ये क्वेश्चन दिया गया बी, पहला कौन कह रहा है? और बी कौन कह रहा है? बी। और सी कौन कह रहा है? सी कोई नहीं कह रहा। और डी, डी भी लोग कह रहे हैं। इसमें बी ही सही है, बी जिसने कहा उसी का सही है, बी ही सही है। आप तो पूछ लीजिए कि आपको क्यों नहीं मतलब बी पे क्या वो है। देखिए योद्धा क्यों नहीं है, जब हम पुरातत्व से सामान मिलता है तो वहाँ पे जो युद्ध में प्रयोग होने वाले वस्तु है वो मिलता है, जैसे बर्छा, बर्छा ये आप लोग ये युद्ध में प्रयोग होता है, बर्छा मिला है वहाँ पे, ये युद्ध में प्रयोग होता था। अगर कोई भी संकेत मिल जाता है तो इसका संबंध सीधे योद्धा से। और किसको संबंध ये लगता है कि पी नहीं होगा, किसको संदेह है, किस चीज़ पे संदेह है? देखिए योद्धा थे ही वहाँ पे, व्यापारी थे ही, शिल्पकार यानी बनाने वाले थे ही, शिल्पिक थे ही, कृषक थे ही। तो आप लोग सुन रहे हैं बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी तो होंगे ही जो जितने कलाकार होंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई समाज बटा नहीं था जाति में, इसलिए बुद्धिजीवी को माना गया था कि चलिए हाँ ये लोग कलाकार थे, हाँ ये कलाकार थे, ठीक है। हाँ बी इन्होंने भी बताया, उनका उत्तर सही है, ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं कठिन क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत इजी है। अब हम बोलते चल रहे हैं इजी क्वेश्चन। चलिए क्या चलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? ध्यान से सुन के उत्तर बोलिएगा।
ए बाढ़, बी बाहरी आक्रमण, सी भूकंप, उपरोक्त सभी सभी होगा। अगर इसमें ये पूछे कि इनमें से सबसे अधिक कारण, तब बाढ़ देगा। कहाँ ऐसा साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूत यानी कपड़ा बनाते थे? इसमें ऑप्शन दिया है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसमें कहा गया सूती कपड़ा का प्रयोग करते थे, ऐसा उल्लेख पहले कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। हमने मोहनजोदड़ो में एक चांदी के बर्तन में कपड़े, लाल कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, हमने शायद बताया था जब कपाट कि मोहनजोदड़ो में इसका साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की पोशाक क्या रही होगी? जरा ध्यान से सुनिएगा और लॉजिक से उत्तर मारिएगा। ए सिर्फ सूती कपड़ा, बी सूती तथा रेशमी कपड़ा, सी सूती और ऊनी कपड़ा, डी सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन? किसको बताइए? देखिए डी कौन कह रहा है? आप सी, आप सी डी। पहले ये बताइए, एक कौन कह रहा है? एक किसने कहा? 5 6 लोग। डी आप अकेले? सी 4 लोग हैं और डी, तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ये तो पूछ ही चुके हैं, मतलब 80% लोग तो उत्तर ही नहीं दे रहे। एक आपने कहा, डी किसने कहा? आपने कहा। सी किसने कहा? सी। जिसने सी कहा उसी का सही है। कैसे सही है? सोच लीजिए कैसे सही है। कपास मिला है, वहां पर भेड़ भी मिला है, भेड़ की भी आकृति मिली है। रेशम कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो रेशम कहाँ से मिलेगा? भेड़, वहाँ पे हमने बताया था कई जानवर यानी भेड़ भी मिला हुआ है, तो भेड़ से ही ऊन बनता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस आपको लगाना है। यहाँ पे साक्ष्य से क्या लगाना है, समझ में आया? आपको उत्तर ऐसे जल्दी नहीं मानना है, सोचना है थोड़ी देर जी। नहीं मिला है, नहीं मिला है। इसमें से क्या मिलता है? सूती मिलता है कि क्या? नहीं मिला, नहीं मिलता बोले क्या? मिलता है बोला। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े ध्यान से मारिएगा और सभी लोग तरीके से उत्तर दीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सब इजी है, सब आप लोग को आता है, हमें पूरी उम्मीद है सब आप लोग बता देंगे। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो सारा आंसर मार देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपने किस कारण से सर्वाधिक प्रसिद्ध थी? अपने, अब क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं आप लोग, ध्यान सुनिए हमारा।
जल्दबाजी मत कीजिए।